प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस का अच्छे से सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही हम पहले इस चैप्टर के बेसिक को पढ़ेंगे ताकि हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। ठीक है, सारी थ्योरी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। बेसिक को पढ़ने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को स्वयं कर लेंगे, आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और अच्छे से समझते हैं इसकी बेसिक थ्योरी को सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बेसिक थ्योरी को। ठीक है, तो बेसिक थ्योरी में सबसे पहले आता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक संख्याएं समझ लेते हैं क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों गिनती की संख्याएं होती हैं, यानी जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, एक दो तीन चार से शुरू हो, एक से शुरू होंगी, इसके बाद एक से लेकर जितनी आगे आपको पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं को हम किसी चीज़ को गिनने में हेल्प लेते हैं इसकी प्राकृतिक संख्याओं की, है ना। यानी प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्याएं कहा जाता है। और याद रखें, प्राकृतिक संख्याओं में माइनस की संख्या अलाउ नहीं है। यानी अगर कोई पूछे माइनस का 2 एक प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, माइनस का 3 एक प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, माइनस का 4 प्राकृतिक संख्या है तो नहीं। साथ ही प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी नहीं शामिल किया जाता, ये बात भी याद रखिएगा। यानी किसी चीज़ को हम गिनते हैं तो क्या जीरो से गिनना शुरू करते हैं क्या, कि जीरो फिर एक फिर दो, ऐसे नहीं गिनते। हम डायरेक्टली एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, है ना। यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अब इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो भाई पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से शुरू होती है, यानी प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता और पूर्ण संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जीरो 1 2 3 4 बाकी पूरी पॉजिटिव नंबर्स और साथ में जीरो, इनको मिला करके कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि भाई देखिए पूर्ण संख्याओं में जीरो भी है, 1 2 3 4 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्याओं के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जीरो पूर्ण संख्याओं में है लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो यहाँ पर अपवाद के रूप में आ जाता है। अब बात करें पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में दोस्तों जीरो भी सम्मिलित कर लिया जाता है और पॉजिटिव के सारे नंबर भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं और निगेटिव के भी सारे नंबर सम्मिलित कर लिए जाते हैं। यानी पूर्णांक दोस्तों ये 2-3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक शून्य होता है। ठीक है, तो धन की जितनी संख्याएं हैं और ऋण की जितनी संख्याएं और जीरो, ये सभी पूर्णांक के अंदर आते हैं। कोई आपसे पूछे प्लस का 2 कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है। माइनस का 2 कैसा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो क्या है, तो जीरो भी एक पूर्णांक है। 3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। माइनस का 3 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कि जितने भी माइनस होते हैं ये माइनस वाले यानी ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, और जो पॉजिटिव वाले हैं इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं दोस्तों जो बटे के रूप में होती हैं, यानी P/Q के रूप में हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकें उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त यहाँ पर यह है दोस्तों, देखिए कोई भी भिन्न जो होता है अंश बटे हर के रूप में होता है। ठीक है, तो अंश बटे हर के रूप में होगी परिमेय संख्या, लेकिन हर का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यानी अगर मैंने बोल दिया 2/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। 3/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ऊपर वाली यानी बटे में जो ऊपर की संख्या होती है इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी परिमेय संख्याएं निगेटिव हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव वाली भी हो सकती हैं, निगेटिव वाली भी हो सकती हैं। पॉजिटिव निगेटिव जितने भी बटे की संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन यहीं पर एक बात करें, भिन्न। भिन्न क्या है, तो जो P/Q के रूप में होती है लेकिन ऋणात्मक नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा कि भिन्न कभी भी निगेटिव नहीं होगी। परिमेय संख्या में तो आप पॉजिटिव निगेटिव सबको शामिल कर लेते हैं, लेकिन भिन्न में केवल आप पॉजिटिव को ही रख सकते हैं। निगेटिव वाली भिन्न से सभी बाहर हो जाएंगे। जैसे 2/4 ये भिन्न है, 3/5 ये भिन्न है, 5/6 भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस से माइनस को काट देंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन कोई पूछे क्या 2/3 एक भिन्न है, तो नहीं भाई ये भिन्न नहीं है, तो फिर ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है।
यानी जो निगेटिव में होंगी बटे की संख्याएं उनको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, और जो पॉजिटिव में होंगी वो होंगी एक भिन्न। जैसे 2/4 को मैं एक भिन्न कह सकता हूं, लेकिन -3/5 को मैं भिन्न नहीं कह सकता क्योंकि ये निगेटिव है दोस्तों। ऐसे ही इसको भी मैं भिन्न नहीं कह सकता और इसको भिन्न कह सकता हूं, क्योंकि माइनस से माइनस को मैं काट दूंगा तो प्लस का संख्या बन जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। भिन्न और परिमेय संख्या में बस एक ही अंतर है दोस्तों कि परिमेय संख्या में माइनस प्लस दोनों सपोर्ट करते हैं, जबकि भिन्न में केवल पॉजिटिव नंबर ही सपोर्ट करते हैं, निगेटिव सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया इत्यादि, ठीक है। √7, √6 ये सब क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। बस इनको आप इतना याद कर लीजिए कि जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। बस अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए बस इतना बेसिक है दोस्तों इसका। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। बस इस चैप्टर का इतना ही बेसिक था। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या भाई 0 को मैं एक परिमेय संख्या कह सकता हूं। अगर कह सकता हूं तो इसे आप P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक अभी मैं बताया हूं, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। जहां पर P/Q पूर्णांक होंगे लेकिन Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आप बताइए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए भाई ट्रायल इसका करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। 0 है, अगर मैं 0 में 1 का भाग दे दूं दोस्तों तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। यानी 0 में 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं 0 के बटे में 1 लगा दूं तो ये बटे के रूप में बन गया ना, यानी इसको मैंने P/Q के रूप में लिख लिया। तो सवाल हमसे यही पूछ रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो भाई परिमेय संख्या होने की शर्त यह है कि संख्या को हम बटे में लिख सकें। तो आप लोग देख सकते हो मैंने बटे के रूप में लिख दिया। साथ ही शर्त क्या होती है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का मान यहाँ पर मैं 0 के बराबर क्यों करूँगा भाई, Q का मान मुझे तो यहाँ पर सवाल में ही दिया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये आराम से एक परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों हो सकता है दोस्तों, इसलिए हो सकती है एक परिमेय संख्या क्योंकि मैंने इसमें 1 का भाग देकर इसको P/Q के रूप में लिख दिया। ऐसे ही आप किसी भी संख्या में दोस्तों 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 25 में भी 1 का भाग दीजिए 25 ही आएगा, 40 में 1 का भाग दीजिए 40 ही आएगा, 100 में 1 का भाग दीजिए 100 ही आएगा। इसी तरीके से मैं 0 में भी 1 का भी भाग दे सकता हूँ, 0 में 2 का भी भाग दे सकता हूँ, क्योंकि भाई 2 का भाग दोगे 0 बार चला जाएगा। 0 में 8 का भी भाग दो 0 चला जाएगा, 0 में 10 का भी भाग दो 0 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको आराम से बटे के रूप में लिख सकता हूँ। तो भाई इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, है ना। इसका आंसर आप लिख देंगे हल लिख देंगे। सबसे पहले लिख देंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम लिख देंगे कि 0 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ। देखिए मैंने लिखा कि 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे जैसे लिख दीजिए 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आदि, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे और लिख देंगे अतः हम 0 को एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया अतः 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए अच्छे से देखते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर वर्ष आपके पेपर में आता भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल, ठीक है। हल कर रहे हैं हम दूसरे प्रश्न का, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेंगे 3 और एक तरफ लिख लेंगे 4। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा कितनी ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो आप साइड में 6 में 1 जोड़ लीजिए। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे आप करते जाइए, ठीक है।
6 ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ लीजिए, 5 ज्ञात करना होता तो 5 में 1 जोड़ लेते, 4 ज्ञात करना होता तो 4 में 1 जोड़ लेते, 3 ज्ञात करना होता तो 3 में 1 जोड़ लेते। यानी जो भी जितनी भी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए उससे एक एक्स्ट्रा आपको लेना है, ठीक है। जैसे 2 कहा जाए तो 3 ले लो, 3 कहा जाए तो 4 ले लो, 4 कहा जाए तो 5 ले लो, 10 कहा जाए 11 ले लो, 12 कहा जाए 13 ले लो। यानी उसमें एक जोड़ लेना है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। और जो संख्या आ जाए दोस्तों उसको दी गई दोनों संख्याओं के अंश और हर में बराबर गुणा कर दो, यानी कि ऊपर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा। ऐसे ही यहाँ पर भी 7 का गुणा और नीचे भी 7 का गुणा, ऐसे कर लोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 7 का गुणा, ठीक है। दोनों में 7 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 सते 21 और बटे में आ गया 7, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आ जाएगा 4 सते 28 और बटे में आ गया 7। ऐसे आप कर लेंगे। अब हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है दोस्तों। तो देख सकते हो 21 से 28 और 7 7 सेम है, तो अब आपको ऐसे लिख देना है दोस्तों। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7 आएगा, 22/7 के बाद 23/7 आएगा, 23/7 के बाद 24/7 आएगा, फिर आएगा 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमने 6 परिमेय संख्याएं निकाल लिया। अब लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच निम्नलिखित 6 परिमेय संख्याएं आती हैं, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है कि आपने 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 जो निकाले हैं वो 3 और 4 के बीच स्थित हैं। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इन सब को दशमलव में बदल करके देख लीजिएगा, 3 और 4 के बीच ही सभी आएंगे। आप नहीं विश्वास हो रहा है तो कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिए। बस आपको ऐसे ही लगाना है दोस्तों, जितनी पूछी जाए उससे 1 बढ़ा लो और उसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद बढ़ते चले जाओ, लाइन का लाइन लिखते जाओ, ठीक है। और वेरीफाई करना है तो भाग दे करके देख लीजिए, सभी 3 और 4 के बीच में आने वाली है। बस ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हल लिखें सबसे पहले, ठीक है। जो भी आपको दिया गया है, जैसे 3/5 दिया है तो 3/5 को एक तरफ लिख लीजिए और 4/5 को दूसरी तरफ लिख लीजिए। और इस बार हमको 5 संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो 5 में 1 जोड़ लीजिए, यानी 5 में 1 जोड़ दिया 6 आ गया। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो यहाँ पर भी हम 6 का ऊपर भी गुणा किए नीचे भी गुणा किए, 6 का ऊपर भी गुणा किए नीचे भी गुणा किए, ठीक है दोस्तों। तो आ जाएगा 6 तिरिक 18/5 छक्का 30 और यहाँ पर आ जाएगा 6 चौको 24/5 छक्का 30। ऐसे हमने गुणा कर लिया, ठीक है। अब 18 से 24 तक हमको बढ़ते चले जाना है, यानी कि 18 से बाद आएगा 19/30, 19/30 के बाद 20/30, 20/30 के बाद 21/30, 21/30 के बाद 22/30, फिर आएगा 23/30, ठीक है भैया। और 24/30 लास्ट सीमा है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 5 परिमेय संख्याएं इनके बीच की निकाल लिया है। इसके बाद लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच ये संख्याएं स्थित हैं और आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग भी इसका भाग दे करके चेक कर लीजिए, 3/5 और 4/5 के बीच में ही आने वाले हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थ्योरी आप अच्छे से सुने होंगे तो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। दिया जा रहा है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत हैं, आपको बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है। तो पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या दोस्तों प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं अच्छे से बताया था दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका कारण लिख देंगे कि हाँ, पहला नंबर डाल के लिख देंगे हाँ हाँ, और कारण पूछा गया तो लिख देंगे क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं।
इस तरीके से आपका ये पहला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। दूसरा है दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बात करें 0 तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, धन की जितनी भी संख्याएं हैं वो भी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन बात करें दोस्तों नेगेटिव नंबर्स की, तो क्या ये पूर्ण संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि भाई -1 कहाँ है पूर्ण संख्याओं में? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, जबकि पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है और 0 भी होता है। तो इसका मतलब सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, है ना। इसको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे नहीं, आगे लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई लिख देंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो हैं, ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि भाई पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, निगेटिव नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए जो है प्रत्येक पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं भाई, ऐसा कहाँ लिखा गया है। हमने तो पूर्ण संख्याओं में केवल ऐसी संख्याओं को देखा है, बटे वाली संख्याओं को तो हमने देखा नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या कैसी होती है? बटे के रूप में होती है ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो हैं उनको हम परिमेय बना सकते हैं। भाई 1 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, बटे के रूप में हो जाएंगी और परिमेय संख्या बन जाएंगी। लेकिन सभी परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि 2/3 है, 2/3 है, तो इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि दशमलव प्रसार करेंगे तो ये दशमलव में जाने लगेगा, ठीक है, दशमलव में जाएगा, 0.6 मिलेगा, जबकि दशमलव की संख्याओं का हमारे पूर्ण संख्याओं के अंदर कहीं पर भी स्थान नहीं है। केवल फुल नंबर वालों को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, दशमलव वालों को नहीं, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे नहीं, नहीं, क्योंकि 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 यहाँ पर लिखेंगे बटे की संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि बटे की संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया, आपको अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा भाग भी लेकर के आऊँ और आगे की चीज़ों को पढ़ाऊँ, तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें कि हाँ भैया आप इसका पार्ट 2 लेकर के आइए। तो प्रश्नावली 1.2 भी हम जल्द ही करवा देंगे, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।